नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो आज कैप्टन विक्रम बत्रा का शहीदी दिवस है। बता दें कि उन्होंने करगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की थी और जिसके बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। उधर नाहन में आज 16वीं जगन्नाथ रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नाहन शहर में निकाली जाने वाली ये जगन्नाथ रथ यात्रा आपसी भाईचारे का प्रतीक है, जिसमें कि अलग अलग धर्म के लोग जगह जगह रथ यात्रा का स्वागत करते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा नाहन में निकाली गई और इस बीच आप देख सकते हैं किस तरीके से विधि विधान के साथ इस रथ यात्रा का स्वागत यहां पर किया गया। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर इस रथ यात्रा में हिस्सा रहे। जगन्नाथ भगवान की यात्रा आज बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही है। नाहन में भगवान जगन्नाथ जी का विशिष्ट स्थान है और अति प्राचीन ये मंदिर और इसके प्रति अगाध श्रद्धा ये यहाँ पर जनमानस की श्रद्धा से दिखाई देती है। और आज जहाँ हम खड़े हैं, भगवान जगन्नाथ जी के गेट का निर्माण हुआ है और उसका भी आज श्री गणेश है। उधर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं और इसी के खिलाफ निर्मात्री ट्रस्ट ने शिमला में उपायुक्त की अनुपस्थिति में दरअसल सहायक आयुक्त के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। उपायुक्त के माध्यम से हम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं और इस ज्ञापन के पीछे हमारी एक वेदना है, एक पीड़ा है। जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट रही है, चाहे वो संदेश खाली की घटना है, चाहे कूच बिहार की, या जो दिनाजपुर में अभी आपने देखा होगा जो वहां पे पश्चिम बंगाल में कंगारू कोर्ट के नाम पर एक महिला के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और जिसके चलते उन्होंने वहां पे आत्महत्या की। और टीएमसी के जो नेता है वहां पे कूच बिहार में दिनाजपुर में जो चोपड़ा वहां पे जिला है, वहां पे जो एक पुरुष और एक महिला के साथ जो बेरहमी से उनकी सड़कों पर। उधर हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई है। ये लाइब्रेरी 2.50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। तमाम सुविधाओं से लैस इस डिजिटल लाइब्रेरी का जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। इसको लेकर डीसी आबिद हुसैन सादिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो गई है और इस लाइब्रेरी में सारा सामान उपलब्ध करवा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिमाचल की सबसे पहली डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर बना रहे हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। इसमें सामान ऑलमोस्ट सारा आ चुका है। 8-10 दिन में इसको जो है हम पूरी तरह से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हम 10 और जो है पंचायतों में, स्कूल्स में, रूरल स्कूल्स में जो है डिजिटल लाइब्रेरीज खोल रहे हैं। वहाँ पर भी सामान आ चुका है और वो भी जो है तैयारी 8-10 दिन में वो भी तैयार होकर चालू हो जाएंगी। तो ये स्टेट की पहली डिजिटल लाइब्रेरी होगी और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम कोशिश करेंगे और भी स्कूलों में और पंचायतों में ये डिजिटल लाइब्रेरी। उधर आपको बता दें कि नाहन शहर में दिन प्रतिदिन डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर पालिका ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में दिन प्रतिदिन डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए शहर में अगले सप्ताह से फॉगिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि शहर वासियों को डेंगू के खतरे से बचाया जा सकता है। जैसा कि आपको विदित है कि शहर में डेंगू के मामले आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बरसात का जो दौर है वो पूरे भारतवर्ष में शुरू हो गया है और जिसके बाद डेंगू के मामले आने नाहन में भी शुरू हो गए हैं। जिसकी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कल हमारे 14 नए मामले आए हैं। तो इसके लिए नगर परिषद ने भी अपनी
जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। फॉगिंग के लिए नगर परिषद ने कोटेशन निकाल दी है और नेक्स्ट वीक हमारी ये कोटेशन खुलेगी और उसके बाद पूरे शहर में जितने भी वार्ड्स हैं, जितने भी एरिया हैं, वहाँ पर फॉगिंग करवाई जाएगी ताकि लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। और इसके साथ साथ लोगों से भी नगर परिषद ये अपील करती है कि अपने घरों के चारों ओर आप पानी को जो है इकट्ठा ना होने दें। उधर आपको बता दें कि TO के जनाहक क्षेत्र में दरअसल विशु मेले का आगाज हो गया है और स्थानीय दल ने मेले का नेतृत्व किया और साथ ही ढोल नगाड़ों के थाप के साथ मेले का शुभारंभ किया गया। मेले के दौरान तीर कमान से महाभारत का सांकेतिक युद्ध का भी आयोजन होता है। उधर राजगुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और इसी को लेकर शक्तिपीठ नैना देवी में कई राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु नैना देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही सुख समृद्धि की कामना भी की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। साल 2022 के आम असेंबली चुनाव में तीनों विधानसभा सीटों पर निर्दलीय विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के समीकरणों पर है कि द्विदलीय व्यवस्था को अपना चुके हिमाचल में इन 3 विधानसभा सीटों पर कौन बाजी मारेगा। वर्तमान में विपक्ष में बैठी बीजेपी या फिर सत्तारूढ़ कांग्रेस। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल उपचुनाव का सजा रण, 3 सीटों पर उपचुनाव। बीजेपी को आशा, कांग्रेस में आत्मविश्वास। किसके बीच मुकाबला, कितने मतदाता, किस सीट से कौन आजमा रहा है किस्मत। हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 3 सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली थी। इन विधायकों ने फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया और बाद में वो पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और इसी कड़ी में ये उपचुनाव हो रहे हैं। असल में फरवरी में देहरा से विधायक होशियार सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो हमीरपुर आशीष शर्मा और नालागढ़ से KL ठाकुर ने इस्तीफा दिया था। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे और तीनों सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। वहीं कांग्रेस तीनों सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव यहां पर होने हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर सीटों पर निर्दलीय विधायक विजयी हुए थे। देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से KL ठाकुर, हमीरपुर से आशीष शर्मा विधायक निर्वाचित हुए थे। निर्दलीय विधायक के तौर पर ये तीनों प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन इस साल 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में इन तीनों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की और कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। इसके बाद 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से इनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया, जिस पर इन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का भी रुख किया। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से एक दिन बीते 3 जून को हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायक जिनमें KL ठाकुर, आशीष शर्मा और होशियार सिंह का इस्तीफा मंजूर किया और इसके बाद ये तीनों विधायक विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। बहुमत में सुक्कू सरकार, विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का पड़ेगा असर। 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 65 रह गई है। 68 सदस्य वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या घटकर 62 रह गई थी।
3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होने पर विधानसभा में 59 सदस्य रह गए थे। 4 जून को विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई और बीजेपी को 2 सीटें मिली। इससे कांग्रेस के 38 और बीजेपी के 27 विधायक हो गए। 68 सदस्यों वाली प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए। वर्तमान कांग्रेस की सुक्खू सरकार के पास 38 विधायकों का आंकड़ा है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में बीजेपी को झटका। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार ये दावा करती रही कि रिजल्ट के बाद कांग्रेस की सुक्खू सरकार गिर जाएगी। बीजेपी उपचुनाव में प्रदर्शनों का हवाला दे रही थी, लेकिन उसे झटका ही लगा। लोकसभा के साथ 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें ही मिली हैं। ऐसे में उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। धर्मशाला से बीजेपी के सुधीर शर्मा, बड़सर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के टिकट पर पुटलेहड़ से विवेक शर्मा, सुजानपुर से रणजीत सिंह राणा, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और गगरेट से राकेश कालिया को जीत मिली। देहरा विधानसभा क्षेत्र। देहरा विधानसभा सीट में उपचुनाव में सबसे ज्यादा यह हॉट सीट बनी है और इसी के साथ ही इस सीट का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सीट से कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतार दिया। उनका मुकाबला 2 वर्ष 2 बार से इस विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले होशियार सिंह ठाकुर से है, जो वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देहरा विधानसभा क्षेत्र मतदाता समीकरण। कुल पंजीकृत मतदाता 84,152, पुरुष मतदाता 41,855, महिला मतदाता 42,297। देहरा का जातीय समीकरण। 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक देहरा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लगभग 24% और अनुसूचित जनजाति के 0.8% मतदाता हैं। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 74% से अधिक मानी जा रही है। देहरा में धार्मिक समीकरण। विधानसभा में 98% से अधिक हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 1.7% संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है और केवल लगभग 0.01% ईसाई मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र की लगभग 94% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण प्रवेश की है। वहीं 5% से अधिक जनसंख्या शहर में रहती है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा, कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा चुनावी मैदान में हैं। साल 2017 में भी कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और बीजेपी के आशीष शर्मा आमने सामने थे। हालांकि अब आशीष शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। साल 2017 में नरेंद्र ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र मतदाता समीकरण। कुल पंजीकृत मतदाता 73,644, पुरुष मतदाता 36,594, महिला मतदाता 37,050। हमीरपुर का जातीय समीकरण। 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लगभग 22% से अधिक और अनुसूचित जनजाति के लगभग 1.02% मतदाता है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 76% से ज्यादा है। हमीरपुर में धार्मिक समीकरण। विधानसभा में 98% से अधिक हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 1.5% संख्या मुस्लिम मतदाता और केवल लगभग 0.01% ईसाई मतदाता हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ये मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच है। हालांकि पूर्व विधायक हरि नारायण सैनी के भतीजे हरप्रीत सिंह सैनी यहाँ चुनाव लड़कर इस रण को दिलचस्प बनाने का काम कर रहे हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से हरदीप सिंह बावा, बीजेपी से कृष्णलाल ठाकुर, स्वाभिमान पार्टी से किशोर लाल शर्मा के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हरप्रीत सिंह सैनी
और विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। साल 2022 के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कृष्णलाल ठाकुर की निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हुई। कृष्णलाल ठाकुर ने 33,427 वोट हासिल किए। बीजेपी के लखविंदर सिंह राणा को 17,273 और कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा को 20,163 वोट हासिल हुए। ऐसे में कुल 75,101 वोट में से 44.51% वोट हासिल कर कृष्णलाल ठाकुर ने जीत हासिल की थी। अब नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से चुनावी रण सज चुका है और मुकाबला एक बार फिर से त्रिकोणीय हो गया। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र मतदाता समीकरण। कुल पंजीकृत मतदाता 92,737, पुरुष मतदाता 48,013, महिला मतदाता 44,721। नालागढ़ का जातीय समीकरण। 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लगभग 21% से अधिक और अनुसूचित जनजाति से लगभग 8.8% मतदाता है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 70% से ज्यादा है। नालागढ़ में धार्मिक समीकरण। विधानसभा में 96% से अधिक हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 4% संख्या मुस्लिम मतदाता हैं और केवल लगभग 0.01% ईसाई मतदाता भी हैं। नालागढ़ में क्षेत्रीय समीकरण। विधानसभा क्षेत्र की लगभग 91% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण परिवेश की है और 8% से ज्यादा जनसंख्या शहर में रहती है। पहाड़ों पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। नेताओं की बयानबाजी से प्रदेश में तपिश बढ़ गई और बस कुछ दिन है, इसके बाद नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी और 13 जुलाई को नेताओं के भाग्य का पिटारा भी खुलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन जनता के मन को जीत पाता है और किसे जनता अपने दिल पर राज करने का मौका देगी। हिमाचल डेस्क, जनता टीवी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि मंडी जिले में दरअसल बीते 3 दिनों से बारिश का क्रम लगातार जारी है। अब ऐसे में पंडोर डैम में पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। इसी को लेकर एसडीएम ओमकांत ठाकुर ने ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की। जैसा कि आपको मालूम है कि बरसात का सीजन शुरू है और इस मानसून में जो है काफ़ी लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड का खतरा रहता है। तो इसी सिलसिले में मंडी सदर में जो हमने जो तैयारियां की हैं और जो मीडिया एडवाइजरी हैं लोगों के लिए, जो जनहित में बातें हैं, वो कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और ब्यास नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि ब्यास का जल स्तर काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है और जब भी रात में बारिश हो रही है तो अचानक से 2-3 मीटर बढ़ जा रहा है। वहीं प्रदेश में बरसात का आगमन हो चुका है। बरसात के आने से प्रदेश में नुकसान भी लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में बात अगर धर्मशाला की करें तो बीते कल हुई मूसलाधार बारिश की वजह से काफी नुकसान देखने को मिला। बता दें आपको कि बीते कल मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। ऑरेंज अलर्ट के बीच धर्मशाला में काफी बारिश हुई, जिसके चलते नदी नाले उफान पर दिखे। बहुत पानी आ गया था, बारिश में भाग रहे थे। उधर की भी खड़ बहुत आई थी, ये भी खड़ बहुत आई। सरकार कुछ नहीं कर रही, हम कहाँ जाए गरीब लोग, आप ही बताओ। अब कितने बजे का टाइम था? ये था 9:30 बजे का टाइम था। बाढ़ बहुत आई थी बाबा, बाहर से चले निकल गई थी उधर। बेसोगा का लड़का था तो पकड़ लिया। हमारा बुरा हाल हो गया, तो बर्तन नहीं रहेगा ना कुछ नहीं, सारे बह के गए। हाँ, रात को बारिश आई है। हाँ, कहाँ जाके भाग गए हम। हाँ, सारे पानी तंबू से आगे, आगे से पीछे निकल रहा है। तो हिमाचल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से नदी नाले उफान पर हैं। बीते दिनों हुई भारी बारिश से मंडी जिले को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ पर प्रलय का ट्रेलर।
मॉनसून की दस्तक, बड़ी दहशत। मॉनसून की दस्तक से सहमा हिमाचल। मंडी में बारिश ने मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने जमकर तबाही मचाई। पहले लोग मॉनसून के आने का इंतजार कर रहे थे, अब बारिश लोगों को डराने लगी है। बीते कल प्रदेश में बारिश से होने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आई। मॉनसून की दस्तक के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ तो कुछ जगहों पर बारिश की वजह से सड़कें धंस गई। इसके अलावा प्रदेश में 319 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। मॉनसून की दस्तक के बाद मंडी जिले को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बीते साल भी मंडी जिले में बारिश ने तबाही मचाई थी। पंडोह के इलाके में बीते साल आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई लोग बेघर हो गए थे। पंडोह में तबाही का मंजर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह डैम कैंची मोड़ के पास लगाए गए डंगे में दरारें आना शुरू हो गई। हालांकि अभी तक कैंची मोड़ के पास सुचारू रूप से यातायात सुविधा जारी है, लेकिन आगामी समय में अगर भारी बारिश हुई तो डंगे को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि बीती बरसात में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यहां से सड़क पूरी तरह से धंस गई थी और इस कारण नेशनल हाईवे पूरे 9 महीने तक बंद था। पहली बारिश से सराज बेहाल। नाले में आई बाढ़, मलबे में दब गई कार और बाइक। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ। यहाँ ग्राम पंचायत अनहा में नाले में बाढ़ आने से कार और कई बाइक्स मलबे में दब गई। वहीं इस मलबे से कई घरों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोग खुद मलबे को हटाकर फंसी हुई गाड़ियों को हटाने में जुटे हैं। 9 जुलाई तक मौसम खराब। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आशंका जताई है। इस दौरान कई जगहों पर तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में प्रदेश के लोगों और सैलानियों को नदी नालों के पास ना जाने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में मानसून ने दस्तक दे दी तो वहीं तबाही का मंजर भी सामने आने लगा और इसे लेकर अब देखना ये होगा, अगर प्रदेश में बीते साल की तरह आपदा की स्थिति सामने आती है तो क्या प्रशासन उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो मानसून की दस्तक के साथ तबाही का मंजर पहाड़ों पे देखने को मिल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।